नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे राज की जिसने ना साइंटिस्ट को सालों तक परेशान करके रखा। एक ऐसा उड़ने वाला दैत्य जो फिजिक्स के हिसाब से सच कहूं तो होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। आज का जो सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है वो भी काफी इंप्रेसिव है ना? लेकिन केट्ज़ल्टकोटलस के सामने वो कुछ भी नहीं है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा जानवर जिसकी हाइट एक जिराफ जितनी हो, मतलब यकीन करना मुश्किल है। और बात सिर्फ हाइट की नहीं है, ये जानवर बहुत ज्यादा भारी भी था। मतलब आज के सबसे वजनी उड़ने वाले पक्षी से 11 गुना ज्यादा। कल्पना कीजिए, एक पूरे भालू जितना वजन लेकर कोई हवा में उड़ रहा हो, फिर भी ये आसमान का राजा था। तो यही तो वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। अगर साइंस कहती है कि ये नामुमकिन है, तो फिर इसके फॉसिल्स, इसके जीवाश्म कहाँ से आए? कैसे इस भीमकाय जीव ने ग्रेविटी को मात दे दी? चलिए इस कमाल के रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 1970s की, जब एक अचानक हुई खोज ने पूरी पैलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्म विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट है, टेक्सास के रेगिस्तान में फॉसिल्स ढूंढ रहा है और उसे एक चीज मिलती है जो बिल्कुल फ्रिस्बी जैसी दिखती है। पर वो फ्रिस्बी नहीं, एक हड्डी है, कलाई की हड्डी। और फिर जब और खुदाई होती है तो एक पूरा पंख सामने आता है, इतना बड़ा पंख कि उसके नीचे एक पूरी स्कूल बस छिप जाए। डगलस लॉसन ने यही खोज निकाला था, धरती पर उड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा जानवर। और इस हैरान कर देने वाले जीव को एक उतना ही शानदार नाम भी दिया गया, क्विट्ज़ल्टकोटलस नॉर्थ्रोपी। ये एक टेरोसॉर था, मतलब डायनासोर के जमाने में आसमान पर राज करने वाले उड़ने वाले रेप्टाइल्स में से एक। तो चलिए एक बार फिर से दिमाग में बिठाते हैं। जिराफ जितनी हाइट, एक भालू जितना वजन और पंख इतने बड़े कि एक स्कूल बस को पूरा ढक लें। सच में ये कुदरत का एक इंजीनियरिंग कमाल ही था। तो घूम फिर के हम उसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं। आखिर इतना बड़ा जानवर उड़ा तो उड़ा कैसे? इस पहेली को सुलझाने में साइंटिस्ट को कई दशक लग गए और इसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ी। फिर साल 1984 में एक एविएशन इंजीनियर थे, पॉल मैक्रीडी। उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक्सपर्ट्स की टीम बनाई, फॉसिल्स को वापस जोड़ा और फिर कुछ बहुत ही कमाल का किया। उन्होंने इसकी उड़ान को टेस्ट करने के लिए एक असली रिमोट कंट्रोल मॉडल बना डाला। और जैसे ही काम शुरू हुआ, उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ी हुई। जरा सोचिए, कीड़े मकोड़े हों, पक्षी हों या हवाई जहाज, इन सब में बैलेंस के लिए एक पूंछ होती है। पर केट्ज़ल्टकोटलस, उसकी तो कोई पूंछ थी ही नहीं। तो सवाल ये था कि वो हवा में खुद को सीधा कैसे रखता था। इसका जो सॉल्यूशन निकला ना, वो बड़ा जबरदस्त था। रिमोट कंट्रोल मॉडल से पता चला कि ये अपनी लंबी गर्दन और सिर का इस्तेमाल करके खुद को बैलेंस करता था। असल में इसकी गर्दन ही इसकी पूंछ थी, एक डायनामिक स्टेबलाइजर। चलो, स्टेबिलिटी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन एक और भी बड़ा चैलेंज सामने था। जैसा कि पैलियोंटोलॉजिस्ट केविन पैडियन ने कहा, असली सवाल तो ये है कि भालू जितना भारी जानवर जमीन से हवा में उठता कैसे था। टेक ऑफ, वो था असली चैलेंज। और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला था। ये अपने पैरों से जंप नहीं करता था, बल्कि ये अपनी मजबूत भुजाओं, अपने हाथों का इस्तेमाल करके खुद को हवा में उछालता था, बिल्कुल एक जिम्नास्ट की तरह। ये एक जबरदस्त छलांग होती थी, जिससे इसे उड़ने के लिए जरूरी लिफ्ट मिल जाता था। और बस इसी के साथ उड़ान का ये बड़ा रहस्य भी सुलझ गया। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये उड़ता कैसे था, पर अब सवाल आता है क्यों? मतलब इवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो उड़ने के लिए इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स शरीर बनाना, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। तो आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? इसका जवाब छिपा है 24 करोड़ साल पहले। इसके जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे जमीन पर दौड़ने वाले रेप्टाइल्स थे। लेकिन जब इन्होंने उड़ना सीखा तो इनके सामने खुला मैदान था, पूरा का पूरा आसमान खाली पड़ा था, कोई कंपटीशन नहीं। और इसी वजह से इन्हें मौका मिला बड़ा और बड़ा और बड़ा होने का, जब तक कि ये आसमान के बेताज बादशाह नहीं बन गए। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे बड़े रहस्य पर। अगर क्वेट्ज़ल्टकोटलस इवोल्यूशन का पीक था, एक ऐसा टॉप प्रेडेटर जो किसी भी खतरे से उड़कर बच सकता था, तो फिर उस बड़े एक्सटिंक्शन इवेंट में जब सब खत्म हो रहा था, ये क्यों मरा गया?
6.5 करोड़ साल पहले चिक्सुलुब एस्टेरॉयड धरती से टकराया और उसने एक तबाही की पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर दी। टक्कर से ज्वालामुखी फटने लगे जिससे हवा में जहरीली सल्फर गैस भर गई। अब जमीन पर तो कुछ छोटे मोटे जानवर छिप सकते थे, पर हवा में वहां बचने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं पर फर्क साफ हो गया। जो छोटे जानवर थे वो कम खाने में गुजारा कर सकते थे, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा कर सकते थे और कहीं छिप भी सकते थे। लेकिन क्वेट्ज़ेलकॉर्टल्स वो बहुत बड़ा था, उसे खाने के लिए बहुत कुछ चाहिए था और छिपने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। इस नई क्रूर दुनिया में सरवाइव करने के लिए वो बिल्कुल भी फिट नहीं था। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है, जो चीजें इसे एक टॉप प्रेडेटर बनाती थीं, इसका विशाल आकार और उड़ने की काबिलियत, वही इसकी मौत का कारण बनी। वो ना तो छिप सकता था और ना ही उस जहरीले आसमान से बच सकता था। उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। तो आखिरी सवाल ये उठता है, अगर इतने बड़े लेवल पर उड़ने का ये डिजाइन इतना कामयाब था, तो इवोल्यूशन ने इसे दोबारा क्यों नहीं बनाया? आज हमें क्वेट्ज़ेलकोटल्स जैसे भीमकाय उड़ने वाले जानवर क्यों नहीं दिखते? इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए क्वेट्ज़ेलकॉर्टल्स एक वर्ल्ड वॉर 2 के पुराने प्लेन जैसा था, अपने जमाने के लिए कमाल की और बहुत ताकतवर मशीन, लेकिन फिर भी वो एक पहला ड्राफ्ट था। वहीं आज के पक्षी वो एक मॉडर्न फाइटर जेट की तरह है, लाखों सालों के ट्रायल एंड एरर का नतीजा। ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा फुर्तीले और कहीं ज्यादा बेहतर डिजाइन। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर लाकर छोड़ देती है। इवोल्यूशन कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक लैब की तरह है जहां एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। क्वेट्ज़ेलकॉर्टल्स एक शानदार एक्सपेरिमेंट था, लेकिन आखिर में वो एक ऐसा डिजाइन था जिसे बाद में और बेहतर बनाया गया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम जिन कमाल के जानवरों को अपने आसपास देखते हैं, उनमें से कौन-कौन इवोल्यूशन की कहानी का बस एक पहला ड्राफ्ट हो सकता है।